गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते। हमारी सोरा की जर्नी को शुरू करते हैं। हम थे क्योर ऑफ सोरा पे। उसमें डाइट एंड रेजिमेन, मोड ऑफ लिविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरु। हमारे जो गुरु टीचर्स जो कंटिन्यूस हमें इंस्पिरेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं। आप अपने गुरु की ब्लेसिंग ले लीजिए और इस सेशंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, परमिशन ऑफ बियर इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। हम यहाँ अटके थे क्योंकि अल्कोहल में वाइन विस्की हो गया था और परमिशन ऑफ बियर इज क्वाइट क्वेश्चनेबल सिंस द artifices of brewers in a modern time seems to intend by their addition of vegetable substance to the extract of malt, not only to prevent it from souring, but also and especially to tickle the palate and to cause intoxication without any regard to injurious quality of these malignant additions, which often deeply undermine the health and when daily used and which cannot be discovered by any inspection. The honest physician cannot allow this patient to drink whatsoever is called beer, for even in the white beer, thin beer, and the porter, which on account of their lack of bitterness seems so harmless, not infrequently, yani frequently, not infrequently, frequently have narcotic ingredients added to give them the much like intoxicating quality in spite of their diminished quantity of malt. तो बियर कैसे बनता है? एक्चुअली अल्कोहल पूरा हम जानते हैं, जो मोलासिस का पूरा प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है वैसे बनता है। तो बियर जो है, हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बियर है। ग्रेप्स, एप्पल, बहुत सारे फ्रूट्स होंगे। एक ये अपना एनाकार्डियम, कैशू नट, ये सब जो फ्रूट्स है, फ्रूट से बियर बनता है। बाकी मुझे पता नहीं कि कौन कितने, ये इतने बियर पता है। तो ये जो फ्रूट्स है उससे जो बियर बनता है, तो क्या होता है उसकी प्रोसेस में, ये फ्रूट से बनता है तो ये मोलासिस, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्ट है। तो वो थोड़े टाइम में सार हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। और उसका जो सावर होने की वजह से जो टिकलिंग है, अंदर पैलेट पे टिकलिंग होता है, यानी थोड़ा इरिटेशन होता है, एंड वो इंटॉक्सिकेशन करता है। उसमें अगर ढूंढने जाए तो उसमें आपको कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिलेंगे, बट उसकी जो इंजurious क्वालिटीज है, वो malignant addition which often deeply undermine the health। क्या करते हैं, बियर में नार्कोटिक्स डालते हैं, बियर में कुछ पार्ट ऑफ ड्रग्स डालते हैं, बियर में अपने जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नशा करने वाली जो चीज रहती है, ड्रग्स डाल दिया, कैफीन डाल दिया, या जो भी आ, नशा करे वो चीज डालते हैं। तो वो हनुमान सर बोल रहे हैं वो मैलिग्नेंट एडिशन है, तो वो इंजूरियस है ही है। तो जो ऑनेस्ट फिजिशियन है, जो अपने पेशेंट का भला चाहता है, वो अलाउ नहीं करेगा व्हाटसोएवर इज कोल्ड बियर। ठीक है, वी शुड नॉट अलाउ अवर पेशेंट टू ड्रिंक बियर, क्योंकि पेशेंट क्या बोलते हैं, वो तो फ्रूट से बना है, उसमें तो कोई ज्यादा अल्कोहल सब्सटेंस है नहीं, वो कोई नुकसान करता नहीं, वो तो ऐसा अदर बेवरेज की तरह ही लेते हैं लोग, और बियर मिलता भी है। वी शुड नॉट अलाउ। Among the articles of diet, which are generally injurious to chronic patients, are also all dishes containing vinegar or citric acid। डाइट में अगर ये आ गया हमारा ड्रिंक वाला पार्ट, तो उसमें कॉफी, हर्बल टीज एंड स्पिरिचुअल लाइकर्स। तो ये तीन चीज हमने कवर की। अभी आ रहा है डाइट। अमंग द आर्टिकल्स ऑफ डाइट,
which are generally injurious to the chronic patient, are also all dishes containing vinegar or citric acid. वो सारी चीजें जिसमें विनेगर और साइट्रिक एसिड रहता है। साइट्रिक एसिड यानी सिर्फ नींबू नहीं, नींबू में भी साइट्रिक एसिड रहता है, पर नींबू खाना हार्मफुल नहीं है, बट जो विनेगर है, जो स्टोर्ड सावर्स है, we should not use. These are especially apt to cause disagreeable sensation troubles in those afflicted with nervous and abdominal ailments. ये कहाँ नुकसान करता है ये प्रोडक्ट्स? विनेगर एंड साइट्रिक एसिड apt to cause disagreeable sensation. एक तो वो disagreeable sensation और ट्रबल पैदा करता है हमारे नर्वस सिस्टम एंड एब्डोमिनल पे, यानी जिसको पेट की तकलीफ है वो अगर ये खाएगा तो उसका ये तकलीफ और बढ़ेगा। They also either antagonize or excessively increase the effect of several medicine. या तो दूसरा कि या तो वो किसी मेडिसिन की इफेक्ट को बढ़ा देगा, एक्सेसिव इंक्रीज कर देगा, या फिर उसको एंटागोनाइज यानी उसकी इफेक्ट को नाबूद कर देगा। फॉर सच पेशेंट ऑल्सो वेरी एसिड फ्रूट्स जैसे चेरी, अनराइप गुसबेरीज, currants are to be allowed only in very small quantity. गुसबेरीज या हमारे यहाँ बहुत लेते हैं और बहुत एक्सेसिव मात्रा में। गुसबेरी यानी आंवला। चेरीज, सार चेरीज ने स्पेशली लिखा है उसके ऊपर, सार चेरीज, अनराइप गुसबेरीज यानी जो कच्चे आंवले हैं, ठीक है, एंड करंट्स, करंट्स वो सब सार फ्रूट्स में आता है। तो आर टू बी अलाउड ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड स्वीट्स फ्रूट्स ओनली इन मॉडरेट क्वांटिटी। स्वीट्स फ्रूट्स में अपन क्या खाते हैं हमारे इंडिया में? केला, चीकू, एप्पल, ये सब जो आते हैं वो स्वीट फ्रूट्स में आते हैं। सो अल्सो बैक्ड प्रून्स, प्रून्स हमारे यहाँ फ्रूट्स नहीं मिलता। As a palliative are not to be as the advised to those inclined to constipation. हाँ, but prune juice is very famous in western countries. वहाँ पे प्रेगनेंसी में या ऐसे ही जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो वहाँ प्रून जूस के पूरे ऐसे कैन मिलते हैं लीटर्स के। पेशेंट्स आर कंज्यूमिंग prune juice for constipation. So what Hanuman sir says, we should not advise prune juice because prune juice just only act as a palliative. तो हमें इससे एक बात ये सीखनी है कि हमें भी जो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है उसको ऐसा कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट भी ज्यादा एडवाइस नहीं करना है कि हाँ आप हर रोज ये लेते रहो और मेडिसिन लो। नो, टू द लेटर, हाँ, इनिशियल अगर किसी को जरूरत है असिस्टेंट की, इनिशियल फेज ऑफ मेडिसिन यानी 10-15 डेज, बस आप एडवाइस कर सकते हो उतना समय के लिए। आगे हेमंत सर ने वो भी गाइडलाइंस हमें दिया ही है। टू द लेटर एज अल्सो टू सफरिंग फ्रॉम वीक डाइजेशन, यानी जो लोग ऑलरेडी वीक जिसका डाइजेशन पहले से वीक है, विल विच इज टू यंग इज नॉट सर्विसेबल। विल यानी जो गाय का बछड़ा रहता है उसका जो मटन या मांस रहता है उसको बोलते हैं विल। तो जिसका डाइजेशन वीक है उनको विल इज टू यंग इज नॉट सर्विसेबल, उसको नहीं देना है। दोज whose sexual power are low should limit themselves in eating young chickens and egg। जिसका सेक्सुअल पावर लो है, ये पेशेंट आएंगे हमारे पास तो हम नेचुरली उसको एडवाइस करते हैं कि उसका जिसका सेक्सुअल पावर लो है उनको क्या चीज खाने से लिमिट करना है? दे शुड eat in limited chickens and egg, young chickens, and should avoid the irritating spices of vanilla। वेनिला के जो इरिटेटिंग स्पाइसेस है उसको अवॉइड करना है। अल्सो ट्रफल्स, ये सब हमारे यहाँ इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, पर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट जो है उनके लिए ये चिकन, एग और वेल ये इम्पोर्टेंट। अल्सो ट्रफल्स एंड कैवरे, हम ये सब क्या यूज करते हैं अपने इसमें क्या बोलते हैं उसको, स्वीट्स में ना, पेस्ट्रीज में, ट्रफल्स यानी चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, वहां सब जगह यूज करते हैं। तो वी शुड नॉट use this in too much। कैवेरे, ट्रफल्स एंड कैवेरे, कैवेरे मीन्स फंगस, जो एग, बड़े जो लार्ज
एग ऑफ लार्ज फिश, उसको कैवरे बोलते हैं, विच एज पैलेटिव्स हिंडर्स द क्योर. Ladies with scanty menses must avoid the use of saffron and cinnamon for the same reason. क्या बोल रहे हैं ना, जिसको मेंसेस स्क्वेंटी है, जिसके पीरियड्स कम आते हैं, उनको क्या अवॉइड करना चाहिए? सैफरॉन अवॉइड करना चाहिए. हम क्या बोलते हैं? सैफरॉन गर्म पड़ता है, यानी सैफरॉन यानी केसर, केसर गर्म पड़ता है तो लेडीज को नहीं लेना चाहिए. पर हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि जिसको स्कैंटीमेंसिस है उनको सिनामोम यानी तज, जो लकड़ी जैसा स्पाइसी आता है, स्पाइसिस बोलते हैं उसको हम, वो हमारे स्पाइसिस में ऐड होता है, उसको तज बोलते हैं. Shell of some trees, and we use it as a spices in our kitchen. Cinnamon for the same reason. Person with weak stomach should avoid cinnamon, cloves, amomum, pepper, ginger, bitter substance, which being palliative are also injurious while under homeopathic treatment. जो बंदे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में है, यानी जो पेशेंट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जिसका स्टमक अच्छा नहीं है, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है. सिनामोम यानी अगेन तज, क्लोव्स यानी हमारी गुजराती में तो उसको लविंग बोलते हैं, एमोमम यानी इलायची, लौंग, क्लोव्स यानी लौंग, इलायची, पेपर यानी ये अपना ब्लैक पेपर आता है ना, राउंड सीड्स, मिरी, मिरी बोलते हैं उसको, जिंजर, अदरक, बिटर सब्सटेंसेस एंड अदर बिटर सब्सटेंस यानी मेथी, ये सब जो रहता है वो सब we should avoid because these act as a palliative and hinders the homeopathic cure. Vegetables causing flatulency should be forbidden. जो vegetables गैस पैदा करती है in all abdominal troubles should be forbidden in flatulency and all abdominal troubles, and where there is an inclination to constipation and costiveness. वो क्या कर, जो abdominal complaints यानी flatulency एंड कॉन्स्टिपेशन जो ये पैदा करती है, वो सारे वेजिटेबल को वी शुड फॉरबिडन यानी स्टॉप करना चाहिए. बीफ एंड गुड विट, बीफ एंड गुड विट ब्रेड और राई ब्रेड together with cow's milk and a moderate use of fresh butter seems to be the most natural and harmless food for a man and also for chronic patients. Only little salt should be used. हमें सर ने साधु बना दिया सबको. क्या बोल रहे हैं सर कि बिफ यानी मटन, किसका, क्या बोलते हैं बिफ को? गुड विट ब्रेड यानी अच्छे गेहूं की जो ब्रेड आती है. बिफ यानी गाय का मटन, गाय का मांस जो इंडिया में अलाउड नहीं है ओपनली. तो गाय का मांस एंड गेहूं की ब्रेड टुगेदर विथ काउस मिल्क यानी दूध, गाय का दूध. हनुमान सर को भी क्या पता था कि गाय गाय में इतने गुण हैं वो समय पे? तो क्यों गाय का दूध, गाय का घी और गाय की पूजा की जाती है फ्रेंड्स? गाय का दूध, गाय का घी जो है वो इसलिए यूज ज्यादा होता है, गाय के जो भी कंटेंट है, क्योंकि हम जैसे इवोल्यूशन में आए तो काउ इज वेरी नियर टू ह्यूमन. इवोल्यूशन में हर सब एनिमल्स में गाय टॉप पर है. जैसे अमीबा से सिंगल सेल जीव से हमारा जो ये जीव सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसमें सिंगल सेल अमीबा से लेके ट्रिलियंस ऑफ सेल का जो ये फिजिकल बॉडी बना, तो उसमें काउ जो एनिमल्स है उसमें सबसे टॉप पर आती है. इट्स नियर टू ह्यूमन. उसमें जो इमोशंस उसमें जो इमोशंस रहते हैं दे आर नियर टू ह्यूमन. गाय को समझ है, गाय को इमोशंस है, इसलिए उसको अलाउ करते हैं. और दूसरा व्हीट ब्रेड यानी गेहूं की ब्रेड, और दूसरा राई ब्रेड यानी ज्वार, ज्वार की रोटी
गेहूं की रोटी, ब्रेड यानी वहां ब्रेड को ये अपना जो ब्रेड बोलते हैं वो ब्रेड नहीं, रोटी। टुगेदर विथ काउस मिल्क यानी गाय के दूध के साथ। मॉडरेट यूज ऑफ फ्रेश बटर, नॉट टू मच, मॉडरेट, थोड़ा सा बटर यानी मक्खन। सिम्स टू बी द मोस्ट नेचुरल हार्मलेस फूड, ये सबसे हार्मलेस फूड है। उसके साथ सॉल्ट भी कितना, लिटिल सॉल्ट शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट टू द बीफ इन होलसमनेस आर मटन, बीफ के बाद क्या आता है होलसमनेस में, मटन, वेनिसन, grown chickens, and young pigeons. The flesh and the fat of geese and ducks are even less to be permitted to chronic patient than pork. तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि फ्लैश एंड फैट ऑफ गीज इसको परमिट नहीं करना है। गीज यानी पहले हम आगे समझ चुके, छोटे बछड़े का मांस। गीज एंड डक्स शुड नॉट परमिट। हनुमान सर को तो कुछ परमिट नहीं करना, सिर्फ दूध और रोटी खिलानी है। पर ये जो मटन है, ये जो नॉन वेजिटेरियन जो भी डाइट बोले हनुमान सर, जो फॉरेन कंट्रीज में इतना पॉपुलर है, तो हम उसको सर बोल रहे हैं बैंड नहीं कर सकते, बट वी शुड रेगुलाइज इट। पिकल एंड स्मोक मीट शुड बी रेयरली यूज्ड एंड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज। पिकल्स वी शुड नॉट यूज, हमारे यहाँ बहुत पिकल्स यूज होते हैं। स्मोक मीट्स should rarely used or only in very small quantity, तो pickles तो small quantity में ही वैसे यूज होता है। we are not taking pickles in क्या बोलते हैं इसको, बाउल्स एंड बाउल्स, we are taking in small, very small quantities। sprinklings, chopped raw herbs on soups, chopped raw herbs यानी हम जैसे ऊपर से कच्चा लहसुन डालते हैं, कच्चा वो तुलसी पत्ते डालते हैं, कच्चा जो हब्स रहते हैं, ऑरेगेनो, और कच्चे हब्स में आते हैं हमारा इवन कोरिएंडर, ये जो ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं रॉ हब्स ऑन सूप्स, पुटिंग पॉट हब्स इनटू वेजिटेबल एंड ईटिंग ओल्ड रेंसिड चीज मस्ट बी अवॉइडेड, तो ये सब अवॉइड करना है। इन यूजिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ फिश, देयर प्रिपरेशन शुड बी स्पेशली लुक टू। फिश की जो क्वालिटी है बेटर क्वालिटी, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो देखनी पड़ती है। दे हैड बेस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग एंड यूज स्पेरिंगली विद सोसेस नॉट मच स्पाइसेस। फिश को कैसे बनाना है, नमन सर बोल रहे इसको पहले बॉईल करना है और मच स्पाइसेस यूज नहीं करना है, बट नॉट फिश ड्राइड इन एयर और स्मोक। फिश को एयर ड्राई, जो ड्राइड फिश है, वी शुड पीपल पेशेंट शुड नॉट ईट, or smoked fish should not eat. Salt fish, herring and sardines only rarely and sparingly. Salt fish, हम वेजिटेरियन है तो हम उसकी प्रिपरेशन को नहीं जानते फ्रेंड्स, पर ये जो है हनुमान सर ने सारी मेथड्स बताई है, तो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकें। पेशेंट तो हर एक प्रकार के अपने पास आने वाले हैं। मॉडरेट इन ऑल थिंग्स, इवन इन हार्मलेस वन, is the chief duty of chronic patient. Moderate in all things. अगर आज मुझे पकौड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं बहुत सारा खा लूं, भले मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, मेरा पेट सही है, नहीं। Moderate in all things, not excess. In considering diet, the use of tobacco should also be carefully considered. ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, tobacco. Carefully considered. Smoking in some cases of chronic disease may be permitted when the patient had been accustomed to an uninterrupted use of it and if he does not expectorate. But smoking should always be limited, and more so if the mental activity, sleep, digestion or evacuation are defective. हनुमान सर क्या बोल रहे कि स्मोकिंग टोबैको, उसको क्या करना है, स्मोकिंग को क्रॉनिक पेशेंट में कहाँ परमिट करना है, जो लोग चेन स्मोकर है, जिसको स्मोकिंग के बिना चलता ही नहीं है, और दूसरा कि जो एक्सपेक्टोरेट नहीं करता, वो धुआं जाएगा और वो एक्सपेक्टोरेशन बाहर निकलेगा। बट स्मोकिंग शुड बी लिमिटेड।
अगर जो किसी किसी को आदत रहती है कि अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरा डाइजेशन वीक हो जाएगा, मेरा इवेक्यूएशन सुबह में मेरे को ब्लड पास नहीं होंगे, वो दो बीड़ी या दो सिगरेट पी लेंगे फिर जाके वो टॉयलेट जाते हैं, तो ये सब है तो वहां पे कहाँ लिमिटेड यूज कराना है, मॉडरेट. If evacuation regularly only take place after smoking, the use of this palliative must be all the more circumscribed, and same result must be obtained in lasting manner through the appropriate antisoric remedies. और जो पेशेंट आपको बोलते हैं कि अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मेरे को स्टूल पास नहीं होंगे, तो वो पेशेंट के लिए हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि उसको एग्जैक्ट एंटीसोरिक दीजिए, उसकी होल लाइफ को जानिए, सिम्टम टोटालिटी बनाइए और उसको एंटीसोरिक दीजिए, एंटीसोरिक अप्रोप्रिएट यानी परफेक्ट एंटीसोरिक, वो देने से उसका ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ पलिएशन के लिए काम करता है ना. स्मोकिंग इज पैलिएटिव, हर रोज सुबह में लिया गया, अगर जिस दिन नहीं लिया जिस दिन नहीं गया तो इट्स लाइक पलिएशन, नॉट क्योर. More objectionable yet however is the using of snuff. Snuff यानी छिकड़ी जो नाक में सूंघते हैं, which is want to be abused as palliative against rheum and obstruction of nose and insidious inflammation of eyes, which being a palliative is a great hindrance in cure of chronic disease. It can therefore not be allowed with such patients. um, such patient but must be diminished every day and at last stopped. तो जो लोग छिकड़ी, जिसको स्नफल्स की आदत है, तो उनको तो स्टॉप ही कराना है. वो क्यों यूज करते हैं, किसी को छींक आएगी तो ये रिलीज हो जाएगा, किसी का नाक खुल जाएगा, पर वो क्या करते हैं थोड़े थोड़े समय पे फिर वो अब्यूज हो जाते हैं, उसको आदत पड़ जाती है. हमारे यहाँ ये नाक में नाक खोलने के लिए और दूसरा दांत जो दुखते हैं वहां दांतों में लगाने के लिए स्नफल्स का यूज ज्यादा होता है, चिकनी का, टोबैको का पाउडर आता है, तो वो पेन एज ए पेन किलर. क्यों, उनको लगता है कि मैं लगा दूंगा तो मेरा पेन बंद हो जाएगा. हाँ होता है, उसकी जो इफेक्ट होती है टोबैको की, वो क्या इफेक्ट करती है, वो नर्व्स को विनम्र कर देगी, थोड़ी देर के लिए पेन चला जाएगा फिर वापस आएगा जैसे उसका इफेक्ट खत्म हुआ. तो पहले तो बंदे को उसका इफेक्ट एक बार लगा है, दिन भर चलता है, फिर दिन में 2 बार चालू करता है, फिर दिन में 3 बार चालू करता है, दिन में 4 बार चालू करता है, फिर हर 2 घंटे में शुरू हो जाता है. तो ऐसे ऐसे वो अब्यूज में चला जाता है फिर उसके. तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं, उसको धीरे धीरे डिमिनिश करके स्टॉप कर देना है कि अब ये दिन में 3 बार ही यूज करना है. वी कैन से कि मेडिसिन के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद कुछ नहीं लेना है, तो इतने घंटे तो वो शांत रहेगा. And special reason for this is also that in snuff the medicinal liquor which with which almost all snuff is medicated touches with its substance the nerves of the inner nose and injurious just as if foreign medicine were taken, which is less the case with the burning smoking tobacco in which the strength is disintegrated by heat. तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं, उसमें दूसरा क्या है कि इसका एक रीजन है कि क्यों स्नफल्स को बंद कराना है. तो जो स्नफल्स जैसे बनती है, स्नफल्स जैसे बनती है तो उसको वो मेडिकेटेड हो जाती है, और वो अंदर क्या करती है, नाक की जो नर्व्स रहती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, उसको इरिटेट करती है, वो उसको क्या करती है, इंजुरीज करती है एज ए फॉरेन सब्सटेंस. कि जैसे हम फॉरेन बॉडी नाक में जाता है और जैसे वो इरिटेट और इंज्योर करता है, वैसे ही ये स्नफल इंज्योर करती है, which is the less case with the burning smoking tobacco in which the strength is disintegrated by the heat. I now pass to the other hindrance or to cure of chronic disease which must be avoided as far as possible. अभी डाइट आ गया, ड्रिंक आ गया, मोड ऑफ लिविंग आया, 3 चीज आई. अभी हम आगे बढ़ते हैं कहाँ, कि और क्या क्या हिंडर कर सकता है क्रॉनिक डिजीज की क्योर को. ऑल दोज इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ, अभी आया मेन पॉइंट. अभी हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर. ऑल दोज इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ विच कैन ब्रिंग द सोरा लेटेंट एंड स्लम्बरिंग विद इन. ऐसी सारी इवेंट्स जो इंसान के जीवन में हुई है
वो क्या करेगा, सोरा लेटेंट फेज पे जो सोरा पड़ा है, स्लम्बरिंग में जो पड़ा है, उसको क्या करेगा, विच हैज हिथार्टो manifested itself only by some of signs mentioned above, wherein the patient varies from state of health so as to break out in the open chronic disease. This same event, if they occur to a person already a chronic patient, may not only augment his disease and increase the difficulties of curing it, but if they break in on him violently, may make his disease incurable. If the untoward circumstances are not suddenly changed for the better. तो क्या कह रहे हैं हनुमान सर कि ऐसी सारी घटनाएं क्या करेंगे, लेटेंट सोरा को ब्रेकआउट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, और जो ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज से सफर हो रहा है उसके डिजीज को और बढ़ाएंगे, और वो जो डिजीज है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू क्योर हो जाएगा, या फिर वो वायलेंटली ब्रेकआउट होगा और वो डिजीज इनक्योरेबल बन जाएगा। और ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस को अगर हमने चेंज नहीं किया तो डिजीज और वायलेंट और इनक्योरेबल की तरफ चले जाएंगे। सच इवेंट्स आर हाउएवर ऑफ वेरी वेरियस इन नेचर। ये जो इवेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की है, एंड देयरफॉर ऑफन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंजूरियस इन्फ्लुएंस। तो उसकी अलग अलग वो वेराइटीज में है ना, किसी तो क्या है वो आगे हम देखेंगे, बट देयरफॉर वो अलग अलग है, तो हर एक की इंजरी पहुंचाने की जो इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग है, वो भी डिफरेंट डिग्रीज में आएगी। तो क्या है वो इवेंट्स, एक्सेसिव हार्डशिप, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला जीवन। हार्डशिप यानी खाने के लाले, रहने का नहीं, जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा अत्याचार, कि जहाँ जीवन मुश्किल से चल रहा हो। हार्डशिप, लेबरिंग इन स्वम्प्स, जो लोग कंटिन्यूअस ऐसे क्लोज्ड प्लेसेस में, वेट प्लेसेस में काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस, जो वर्कर्स है, लेबरर आते हैं इसमें। ग्रेट बॉडीली इंजरियस एंड वुंड्स, बार बार इंजरी होना शरीर को, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स बार बार हो जाते हैं। वुंड्स, एक्सेस ऑफ कोल्ड और हीट, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड एंड एक्सट्रीम ऑफ हीट, एंड इवन द अनसेटिस्फाइड हंगर ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है, जहाँ उसका पेट, भूख ही नहीं खत्म होती, भूख मरती नहीं, भूख संतोष नहीं होती, एंड इट्स अनहोलसम फूड, और फूड जो है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन में है। अनहोलसम, होलसम यानी पूरा न्यूट्रिटिव फूड जिसमें प्रोटीन, वाइटामिन, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ आ जाता है, अमाइनो एसिड्स, एवरीथिंग शुड बी देयर। अगर वो अनहोलसम, कैल्शियम, आयरन, अगर ये सब लैक है तो उसको अनहोलसम नहीं बोलेंगे। Are not by any means very powerful in causing the fearful maladies of Sora, which lies in ambush. तो ये जो मैंने बोला, excessive hardship, laboring in swamp, great bodily injuries and wound, the excess of cold and heat, even the unsatisfied hunger of poverty and its wholesomeness of food, etc. ये क्या है, आगे बढ़ के, are not by any means very powerful in causing fearful maladies of Sora, which lies in ambush, lurking in secret of the break forth into serious chronic disease, nor of great consequences in aggravating of chronic disease already present. Yeah, an innocent man can, with less injury to his life, pass 10 years in bodily torments in the Bastille or on the galleys rather than pass some months in all bodily comfort in an unhappy marriage or with a remorseful conscience. तो आगे जो हमने बोला, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड, हेट, ये सब आर नॉट एनी मीन्स वेरी पावरफुल कॉजिंग द, ये इतने पावरफुल नहीं है कि जो फियरफुल मेलेडी सोरा को एम्बुश करे, यानी सोरे के हमले को करे,
जो बैकग्राउंड में लर्किंग है यानी लेटेंट फेज में पड़ा है, वो सोरा को इतना वायलेंटली बाहर नहीं डालेगा, वो इतना नुकसानकारक नहीं है, और ना ही क्रॉनिक डिजीज को इतना एग्रावेट करेगा। या बट क्या, एन इनोसेंट मैन, एक इनोसेंट पर्सन, एक इनोसेंट यानी एक भोला भोला बंदा जो जीवन के कंसिक्वेंसेस को जानता नहीं जानता, विथ लेस इंजरीज टू हिज लाइफ, वो अपने जीवन को लेस इंजरी पहुंचाएगा। अगर उसको जेल में 10 साल फिजिकल टॉर्चर दिया गया तो भी वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर सारे फिजिकल कंफर्ट के साथ अनहैप्पी मैरिज लाइफ और विथ अ रिमोर्सफुल कंसाइंस यानी खुद को दोष देना, गिल्ट, मेरे कारण ये हुआ, खुद को दोष देते रहना, मेरी ये गलती की वजह से हुआ। ये दो चीज खतरनाक है सबसे। वो सब, वो सोरा को वायलेंटली आउटबस्ट कर सकती है रादर देन ऊपर वाली सारी। असोरा स्लम्बरिंग विद इन, a slora slumbering within, which still allows the favorite of prince to live with appearance of almost blooming health, unfolds quickly into the chronic ailments of body, or distract his mental organs into insanity when by chance of future he hurled from his brilliant pinnacles and he is exposed to contempt and poverty। हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि सोरा जो है, जो स्लम्बरिंग में है, पीछे अब पीछे पड़ा है, पीछे जो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो क्या करेगा? जो प्रिंस है, जो एकदम हेल्दी लाइफ जी रहा है, अच्छे से जीवन जी रहा है, वो क्विकली क्रॉनिक डिजीज में चला जाएगा। कब? जब या तो फिजिकल बीमारी में आएगा, फिजिकल एलिमेंट्स आएगा, या मेंटल ऑर्गन बीमार हो जाएगा यानी इंसैनिटी में चला जाएगा। जो अगर उसका फ्यूचर चेंज हो गया, वो जो ब्रिलियंट यानी जो महल में जी रहा था बहुत बड़े, वो महल से अगर बाहर फेंक दिया गया और उसको एक्सपोज होना पड़ा कंटेम्प्ट यानी लोगों की बातों से कि ये कुछ नहीं कर पाया, देखिए राजा का बेटा कहाँ जाके बैठ गया, अभी इसको भीख मांगने के दिन आ गए, गरीबी झेलनी पड़ी, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा। वो बॉडीली एलिमेंट्स में जाएगा या फिर मेंटल एलिमेंट्स में जाएगा। The sudden death of son causes the tender mother, already in ill health, an incurable suppuration of lungs or cancer of the breast। क्या बोल रहे हैं नमन सर यहाँ पे? क्या वो जानते थे हैमर को? फिर भी क्या बोल रहे हैं? अ सडन डेथ ऑफ सन कॉजेज टेंडर मदर, जो मदर बहुत भावुक है, जिसको अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मदर है, उसके बेटे की डेथ हुई, तो वो क्या होगा? जो ऑलरेडी इन इल हेल्थ है, वो इनक्योरेबल सपोरेशन ऑफ लंग्स, उसके लंग्स में सपोरेशन हो जाएगा, और कैंसर ऑफ या फिर कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। तो क्यों? कैंसर दो तरह के है ना, कैंसर ग्लैंड का ब्रेस्ट में और डक्ट का। ग्लैंड का है तो वो क्या करेगा? डक्टल कैंसर, अभी मैं बच्चे से सेपरेट हो गई, अभी मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा मर गया। और जो ग्लैंड से, अभी मैं किसको नरिश करूंगी, मेरा बेटा चला गया। और लंग सपोरेशन, वो डेथ फ्लाइट में जाएगी, अभी मेरा क्या अस्तित्व, मेरा बेटा चला गया। तो अ यंग अफेक्शनेट मेडन already hysterical is thrown into melancholy by disappointment in love। यानी जो ऑलरेडी अफेक्शनेट गर्ल है, ऑलरेडी हिस्टेरिकल है, यानी बहुत ज्यादा अफेक्शन को भी हिस्टेरिकली बोला जाता है कि कुछ नहीं। हिस्टेरिकल यानी क्या? हिस्टेरिकल यानी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा होना, कि स्टिम्युलेंस जो है वो हल्का सा है और उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा है। यानी किसी को जरा सा इतना थप्पड़ मार दिया, कि कैसे मार दिया, किसी को जरा सा पिंच कर दिया तो ऐसे उछल के पड़ता है, वो हिस्टेरिकल बिहेवियर है। कि स्टिम्युलेंस जो है वो कम है, पर उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी हाइपर रिएक्शन।
तो एक बंदा जरा सा रिएक्ट करेगा और एक बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिकल। कि डिसअपॉइंटमेंट इन लव हुआ तो वो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी हिस्टेरिकल है, वो पूरी सैडनेस यानी मेलांकोली में चले जाएगी, पूरे डीप ग्रीफ में चले जाएगा बंदा। तो फ्रेंड्स, हनुमान सर ने इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया, जो फिजिकल सब्सटेंस जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, ग्रीफ, सैडनेस, मेलांकोली, कंटेम्प्ट, ये सब जो है, ये सोरा को बाहर निकालने में बहुत बड़ा इसका रोल है। हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ seldom with the best antisoric treatment do anything to relieve such unfortunates। मनोज सर क्या बोल रहे हैं, ये जो अनफॉर्चुनेट यानी नसीब के कम इंसान, बेचारे कम नसीब, अनफॉर्चुनेट यानी एग्जैक्ट वर्ड कम नसीब, वो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन, बेस्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, क्या उनके लिए कुछ कर पाएगी उनके रिलीफ के लिए? हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना मुश्किल है। हाउ सेल्डम विल बी द बेस्ट, सेल्डम यानी कभी कभार, यानी कभी, भाग्यश, कभी ही ये बेस्ट एंटीसोरिक जो है उसको क्या रिलीव करने में इस कम नसीब को मदद कर पाएगी? by the far by far the most frequent excitement of slumbering sora into chronic disease and most frequent aggravation of chronic ailments already existing are caused by grief and vexation। तो क्या है निमिष सर बोले, बाय फार मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्साइटमेंट, जो स्लम्बरिंग सो रहा है यानी जो लेटेंट फॉर्म में सो रहा पड़ा है, जो इंसान के अंदर पड़ा है, वो जो स्लम्बर कर रहा है, उसको कौन क्रॉनिक डिजीज में ज्यादा लाता है, उसको एग्रावेट करता है कौन? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोरा पड़ा है उसको कौन एग्रावेट कर रहा है, क्रॉनिक डिजीज में कौन उसको कन्वर्ट कर रहा है? ग्रीफ एंड वैक्सेशन। ग्रीफ यानी दुख, वैक्सेशन यानी गुस्सा, ये दो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है सबसे ज्यादा कारणभूत है। Uninterrupted grief and vexation very soon increase even the smallest trace of slumbering sora into more severe symptoms। Uninterrupted grief यानी जो बंदा दुख में ही फंसा है, या तो उसकी लाइफ में बार बार दुखी आ रहे हैं, या फिर उसका स्वभाव ही दुखी होना है, वो दुख में ही पड़ा रहता है। वेक्सेशंस यानी एंगर, गुस्सा, वेरी सून इंक्रीज इवन द स्मॉलेस्ट ट्रेसेस, तुरंत तुरंत क्या करता है, स्लम्बरिंग सोरा को सीवियर सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन दे देन डेवलप इनटू आउटब्रेक ऑफ ऑल इमेजिनेबल क्रॉनिक सफरिंग। फिर वो कैसे डिजीज को पैदा करता है, आउटब्रेक करता है, यानी एक स्लम्बरिंग में अंदर पड़ा हिडन, उसको ब्रेकआउट कर दिया, ऑल इमेजिनेबल, जिस जो भी नाम डाल दो, कोरेजा से लेके कैंसर तक, suffering more certainly and more frequently than all other injurious influence operating on human organism in an average human life, while these two agencies just as surely and frequently augment ailments already existing। ये दो जो है वो सबको खतरनाक बोला है, वो क्या है, इससे ज्यादा इंजूरियस कोई भी नहीं है। ये एक इंसान की जीवन में बहुत ज्यादा इंजूरियस इन्फ्लुएंस आते हैं, यानी एक ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, पर वो सारी चीजें सोरा को नहीं बाहर डालती, इतना वायलेंट नहीं करती जितना ग्रीफ एंड वेक्सेशन करती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने ये समझा है कि मेंटल, ये जो इमोशंस है, ग्रीफ एंड वेक्सेशन आर वेरी डेंजरस टू लाइफ। तो पहले तो एज ए होम्योपैथ हमें अपने अंदर झांकना है कि मेरे जीवन में क्या बढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर पेशेंट के जीवन को भी सुधारना है। और अपने जीवन से, जैसे हनुमान सर ने, उनके एक वर्ड्स है ऑर्गेनोन में, आई वॉज फ्री फ्रॉम सोरा अप टू माई 80s। तो हमें सोरा से फ्री रहना है। तो कैसे रह पाएंगे फ्रेंड्स इस समय में, इतने सारे चैलेंजेस में? ग्रीफ और वेक्सेशन से दूर रह के, जीवन को समझ के, अपने जीवन में झांक के देखना है कि मेरे जीवन में बार बार क्या रिपीट हो रहा है, वो फॉल्स बिलीफ को ठीक करना है।
और वो फॉल्स बिलीफ अगर हम खुद की ठीक कर पाए तो हम पेशेंट की डेफिनेटली ठीक कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल फ्रेंड्स फॉर बेटर लाइफ, हील योर लाइफ विद द बुक ऑफ लुइस हे, और अपनी बिलीफ सिस्टम को क्लियर करिए, अपने सोरा को क्लियर करिए और जीवन को अच्छे से जिए और अच्छी सोसाइटी का हम निर्माण करें। थैंक यू वेरी मच।